हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर आपका कितना है 8 है। और इसका एक्सरसाइज 8.1 जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर के 1 to 4 कंप्लीटली आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको वो क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे चीज को देखते हुए हमने वीडियो जब शूट करना शुरू किया था तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट कोई बात नहीं, ये सब होती रहती है। मैं आपके लिए तत्पर हो चुका हूँ और ये उस बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जिसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए इन मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, सोचो कि हम क्यों ऐसा होता है कि बहुत कुछ जानने के बाद भी मेरे से एग्जाम्स में नहीं बनते। वो सारा चीज का अगर बात किया जाए तो सिंपल सी बात है, वो है कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया मेरा सब कुछ आगे जी नहीं। पूरे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, पूरे चैप्टर्स आते हैं मैथमेटिक्स में, हर एक चैप्टर का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है, इम्पोर्टेंस होता है खुद का। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। अब आपको एक एक चीज मतलब एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रिवाइज करवाना है। रिवीजन साथ में चलेगी, एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है बट कोई बात नहीं, आपको जो एक बार वीडियो आप देख लिए और कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, देन आपको मैं बिलीव दिलाता हूँ आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि हर हालत में हमें सीखना है, और सीखना है क्या, परफेक्ट सीखना है, 100% सीखना है, कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब ज्यादा कुछ क्या और स्टार्ट करते हैं हम। मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हो स्टडी क्लासेस। बच्चों, इस चैनल का मेन मुद्दा ही है बस अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना इन मैथमेटिक्स। मैं अभी शुरू में हूँ, जो भी वीडियो डाल रहा हूँ अपलोड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कितने व्यूअर अभी जा रहे हैं नहीं जा रहे, मैं चेक भी नहीं करता, बस डालते जा रहा हूँ। जैसे जैसे व्यूअर बढ़ेंगे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मेरा पढ़ाने का और भी जो अच्छे से अच्छे तरीके हो वो मैं आपके सामने ला के दूंगा ताकि आपको किसी चीज में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बच्चों बिना कुछ देर किए हुए हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आए तो कुछ तो रिवीजन करवाना है ना, बिल्कुल करवाना है सर। आपको क्या क्या चीज याद है, आप कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़े हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या चीज याद है वो जानकारी होना चाहिए ना, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलो बच्चों, मैं स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में टोटल 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका पहले से गिवन में ही है। एक का आंसर तो मुझे पता है कि सेक डेटा इक्वल टू 13 पॉइंट क्या है 12 है। एक तो मुझे पता बचा मेरे पास कितना 5, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और क्या बचा हुआ, ये तो 5 है। ठीक है, अब ये 5 हमें निकाल लेना है और 5 निकाल के मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। जैसा कि आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, सबसे बड़ी चीज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 चीज मेरे पास होनी चाहिए। हर हालत में मुझे तीनों का वैल्यू क्या मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है देन हमें वो वैल्यू नहीं निकलेगी, पहली बात। दूसरी आप कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो सर दूसरा क्या होता है सर, जो मेरे पास दो रिमाइंडर्स बचते हैं वो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं बच्चों, होते हैं ना, कंफर्म होते हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या कि वो हमारा एक्यूट एंगल्स होगा। क्लियर है आप? तो एक्यूट एंगल्स होते हैं सर, तो क्या हमें पहचानने आता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल है, दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपका कौन सा एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल्स। ये भी एक्यूट और ये भी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स है। ठीक है ना, तो सर दोनों एक्यूट एंगल्स है, देन हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इसमें हमें 2-3 बातें जो है दो ध्यान देने वाली है। ठीक है, कौन कौन सी बातें सर, 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं, द फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। क्या बाबू? हाइपोटेनस। मैं उसे कैपिटल एच या स्मॉल एच दोनों से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है,
दूसरी बात, सर जो भी एक्यूट एंगल दिखा रहा है, चाहे वो तो देखो कोई एक ही दिखाएगा एक्यूट एंगल, या दोनों भी दिखा सकता है। माइंड में ये रखना है कि जो एक्यूट एंगल दिखा रहा है, अगर मैं मान लूं कि ए बी सी है, और अगर कहें कि सी एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल? सी एक्यूट एंगल है, तो सी एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ऑलवेज। याद रखना है कि परपेंडिकुलर कौन है आपका, कौन है? पी ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। क्यों सर? बिकॉज ऑफ एक्यूट एंगल सी है। क्लियर है? सी के कारण ये परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे पास एक बचा, वो कौन हो गया? वो हमारा हो गया बेस। बेस को हम डिनोट कर बी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, सर अगर एक्यूट एंगल ये देखा था तो कोई बात नहीं, एक्यूट एंगल ये देखा था तो अब ये बेस ना होकर क्या होता? परपेंडिकुलर हो जाता, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस ऑलरेडी अपनी जगह पे है ही, तो बचता कौन? ये आपका बेस होगा। दैट मींस बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक्सचेंज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक्यूट एंगल चेंज हो रहे हैं। आई रिपीट कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक्सचेंज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक्यूट एंगल्स आपस में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक? समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। सबसे पहले क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन अच्छे से समझिएगा क्या क्या पूछा है, एक एक चीज मैं बताऊंगा। सॉल्यूशन में कह रहा है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। देखो बच्चों इसको रिलेट करो sec थीटा को कि क्या होता है, ठीक है। और मैंने शुरू में बताया था कि पापा बोल पापा, पापा बोल पापा, हरी हरी बोल, याद करो मैंने बताया था, ठीक है। तो हरे sec क्या होता है? साइन कॉस, उल्टा होता है, यानी कि इसका मतलब ये h अपॉन क्या है? b है, और h अपॉन b क्या होता है सर? sec होता है। क्यों? क्योंकि ये cosec का अपोजिट है। cosec क्या होता है? b अपॉन h, तो sec का क्या होगा? h अपॉन b। h आपका कितना देखो, थोड़ा रिलेट करो, 13/12 कितना बच्चों? 13/12। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप देखना, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी में देखो h का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, नो डॉट। b का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, नो डॉट। सर परपेंडिकुलर मुझे पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है, और हमें हर हालत में तीनों साइड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, देने में कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो बाबू, अगर आपका h का वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 12 आपको दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या निकाल सकते हो? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होता है बताइए जल्दी से, फटाफट बच्चों। बाय द पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस, सॉरी बच्चों, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होता है बच्चों। वेरी गुड। तो h देखो कितना है, यहाँ पर देखो 13 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 13 लिख देंगे, स्क्वायर ऑफ 13 लिखेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा नहीं दिया है, मालूम करना है बेस कितना है आपका, तो परपेंडिकुलर रह जाएगा, प्लस बेस आपका 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे चलते हैं, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर बच्चों 144। यहां से मुझे निकल जाएगा किसका वैल्यू? p का वैल्यू। किसका वैल्यू? p दैट मींस परपेंडिकुलर दैट मींस p, ओके ना। तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा पता है? √25। नाउ p का वैल्यू मेरे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चा? सब देखो आपका दे दिया, 5 पता चल गया, यानी p का वैल्यू भी मुझे 5 पता चल गया। तीनों चीज आ गए, अब बस कुछ नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक फार्मूला जो बेसिक मैंने बताया था शुरू में, मेरा देख लेना एप्लीकेशन में जाकर के, उसको पता चल जाएगा, कुछ टर्म्स होते हैं और आपको उससे क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी के सभी पूछा गया। मेरे पास एक दिया हुआ है sec थीटा, बच रहा है कौन कौन? सही से बताओ कौन कौन सा बच रहा है? सबसे पहले मुझे निकालना है sin थीटा। देखो यहाँ थीटा दैट मींस एक्यूट एंगल आपका ये है, ठीक है ना। तो sin थीटा, फिर क्या निकालना है बच्चों? cos थीटा, फिर क्या निकालना है बच्चों? sec थीटा। sec थीटा मुझे पता है। sin, अब क्या बच रहा है? tan थीटा, और क्या बचेगा? cot थीटा, ठीक है ना। और क्या बचेगा? 1 2 3, एक बचा क्या? लास्ट बचा मेरे पास cosec थीटा। और ये सारा का वैल्यू पूछा गया है हमसे, इसकी बताइए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा? नो डाउट बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। sin थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? याद करो, p अपॉन h। ये मेन जो p अपॉन h है ना, ये मेन फार्मूला है बच्चों, हमेशा याद रखना, ये मेन फार्मूला है। और मेन फार्मूला अकॉर्डिंग इसीलिए बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो आपस में चेंज होती है, तो ये मेन फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। बहुत गर्मी है ना, थोड़ा सा
तो सीधे बोल सकते हैं क्योंकि मैंने फैन ऑफ कर रखा है क्योंकि आपकी आवाज में हमारे आवाज आपको अच्छे से क्लियर पहुंच सके। चलो तो अब क्या करेंगे, बस पूछ रहे हैं यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर खोजेंगे, कितना ढूंढो बच्चा 5, हाइपोटेनस कितना है 13, इसका आंसर मुझे पता चल गया। सर कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, क्या होता है वो बी अपॉन एच। बी कितना बच्चा, जल्दी से देखो कितना बच्चा, बी कितना है यहाँ पे 12, एच कितना बच्चा 13, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, क्या होता है पी अपॉन बी। पी कितना बच्चा, जल्दी से देखो, हमने फाइंड आउट किया 5, और बी कितना है बच्चा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो गया। cot थीटा से tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है, tan का अपोजिट cot, तो इसका भी अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा b अपॉन b। और इसका वैल्यू b का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है 5 है, सॉरी 12 है, और b मेरा कितना है 5 है। नो डाउट cosec थीटा वो साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट cosec, tan का अपोजिट cot, cos का अपोजिट sec। अपोजिट भी याद करते चलना बच्चों, बहुत ही आपको काम देने वाले हैं आइडेंटिटीज में। जब वहां पे आपको सबसे ज्यादा जरूरी आएगा आइडेंटिटीज में कि कौन सा फॉर्मूला को कहां सेट किया जाता है, वहां पर आपको हर हालत में दिमाग लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले cosec की बात करते हैं, तो cosec हमारा साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा h अपॉन p। h का वैल्यू कितना दिया मेरे पास 13, p का वैल्यू मुझे कितना पता चला 5। ये हो गया मेरा सब के सब आंसर, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मैंने आंसर निकाल लिया। कैसे निकाला, क्यों निकाला, क्या इसमें कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्ट इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था कि जो आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है हम उस पर करेंगे फोकस। हमने फोकस किया कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, इसको रिलेट करेंगे हम उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जो गिवन है। तो जैसे ही मैंने रिलेट करने की कोशिश किया तो sec थीटा बराबर हम जानते हैं कि h अपॉन b होता है, दैट मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। और हाइपोटेनस का वैल्यू 13 है, बेस का वैल्यू 12 मुझे पता है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, एक चीज और चाहिए, वो क्या था, वो था मेरा p मुझे मालूम नहीं था, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ये p तो मुझे चाहिए ना, तो p मैंने निकाल लिया बाय द पाइथागोरस थ्योरम। देखो एक बात और नोट करो, मेरा ध्यान से सुनना, जब भी आपको इस तरह के दो चीज दिया रहेंगे, दो साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड निकालना बच्चों, बार बार इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बट या तो हम रफ यूज करेंगे या माइंड कैलकुलेशन करेंगे वहां पे, क्योंकि जब 2-3 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं तो वहां पे अगर आप ऐसे करने दिखाने लगोगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन टाइम लगेगा। टाइम को बचाने के लिए बताऊं कि इसको डायरेक्ट आप बता सकते हो कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, आप इसे रफ में भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ ये h का वैल्यू मेरा ये आया, p का वैल्यू ये आया, p और b का वैल्यू ये आया, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे मेरे पास आंसर आ गए। फिर मैंने क्या किया, सारी चीज हमको पता चल गया कि सर मेरा हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर कौन और बेस कौन है। जब तीनों चीज मुझे पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्री का जो 5 रेशियो बचा हुआ है वो मैंने निकाल लिया। कॉन्सेप्ट नंबर 5 समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ऐसा क्वेश्चन कितना मिलेगा, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे राइटर्स का बुक मार्केट में आया हुआ है, मंजीत सिंह है, आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, एनसीईआरटी। तो देखोगे बच्चों कि इस तरह का क्वेश्चन तुमको बार बार रिपीट करने के लिए देता है। तो सपोज करो कि यहाँ पर सेक थीटा की जगह पे आपका साइन थीटा होता है, देन में क्या सा कॉन्सेप्ट लगा होता है, सेम कॉन्सेप्ट, बस वहां पर ये देखता है कि साइन थीटा पी अपॉन एच, यानी वहां पी दिया जाएगा, एच दिया जाएगा, हमको बेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे चीज वही कॉन्सेप्ट है, जो नहीं है उसको निकालना है, बाकी वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना, और मुझे क्या मिल जाएगा एज ए रिजल्ट, पूरा आंसर, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहाँ से हट रहा हूँ, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ सकूँ। तो चलो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर, अब 6 को हम बनाएंगे जो पहले बना रहे तो बस सेम चीज बनाएंगे, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा गया बस उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, आखिर क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा तुम बनाना क्या है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। चलो एंगल ए और बी आपका एक्यूट एंगल दिया है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू B। देखो बच्चों थोड़ा गौर से देखना, क्या करा कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, और मैंने याद करो बोला था, देखो ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। अब तो सोचो कि कंसीडर करो ट्रायंगल का, मान के चलते कि एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, और ए और बी दोनों एक्यूट एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे होगा एक्यूट एंगल, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है। तो जो सी बच रहा है वो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, सही ना।
ए बी क्या है, एक्यूट एंगल है, ए बी क्या एक्यूट एंगल, तो जो बच रहा सी वो तुम्हारा क्या है, हमारा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B। देखो जब दो एंगल आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, बताओ किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल कब होंगे, जब दो ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है और दो एंगल हमें आपस में इक्वल दिखाना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो कैसे होगा बताओ, तो हम पढ़े हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, या हम ये भी पढ़े कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता है तो वो दोनों साइड का, जो दोनों साइड है वो दोनों साइड के अपोजिट एंगल दोनों साइड का अपोजिट एंगल वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ तो मुझे एंगल ही दिखाना है कि इक्वल है, तो जब एंगल इक्वल दिखाना है इसका मतलब साइड में अगर दोनों इक्वल दिखा दो तो क्या नहीं बनेगा, दोनों साइड मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं इसका क्या सॉल्यूशन। बस आप ध्यान से देखोगे, स्किप नहीं करना बच्चों, बस ध्यान से देखना है। क्या क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है गिवन दैट कि cos A इक्वल टू cos B, ये ना दिया हुआ है। अब यही से हम देखते हैं, देखो cos A, दोनों में cos है, दोनों में क्या है cos है, दोनों में क्या है cos है। और अगर मैं बात करूं कि cos A वो cos का नॉट cos B का, cos A में दोनों जगह जो होगा वो B अपॉन H होगा, यहाँ भी B अपॉन H होगा बच्चों। cos का जो मेन फॉर्मूला है उस पर फोकस करना है। मैंने कुछ नहीं लगाया, ना थीटा दिया है, ना मैंने A दिया, ना क्या दिया B दिया है, ना मैंने A दिया ना B दिया, सिर्फ लिखा है cos क्या होता है, B अपॉन H होता है। क्यों मैंने थीटा क्यों नहीं दिया, A क्यों नहीं दिया, B क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो दिखा रहा है हमें क्या, एक एक्यूट एंगल्स है ना, तो भाई एक्यूट एंगल की बात करेंगे। सपोज करो या इसके अकॉर्डिंग, चूंकि हम जानते हैं कि cos है क्या बाबू, cos बराबर होता है B अपॉन H, क्या होता है B अपॉन H, लेकिन इस cos के साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है, कौन सा एक्यूट एंगल लगा हुआ है, A लगा हुआ है, और एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। मैं बस इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, A के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इससे भी cos B से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा देखो कि मैंने cos लिया, सिर्फ cos, तो cos B अपॉन H होता है। इसके साथ एक्यूट एंगल आपका कौन लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है कौन, सीधा सीधी लगा हुआ है A। तो A के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, A के सामने वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, तो ये जो बचा वो कौन बचा, B बच रहा है ना, समझ में आ रही है। चलो देखते हैं। तो सर अब क्या होगा, B को देखो तो ये B है, क्या मैं B को AC बोल सकता हूँ, वी कैन से B इज इक्वल टू AC। H है, H हमारा कौन है, देखो तो AB है ना, AB ठीक है। यहां से इसलिए मुझे cos A का जो वैल्यू आया है वो आया है AC अपॉन AB। यहीं पर मैं जो बोलना था कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है, इसलिए मैं अलग अलग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, देखो बच्चों अगेन हमें पता है कि क्या हो रहा है, हमें पूछना है cos B का, किसका, cos B का। बच्चों फिर से हम वही पूछते हैं, चलो मैं ऊपर थोड़ा लिख दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और क्लियर आपको समझ में आए, ठीक है। मैं यहाँ से चल रहा हूँ, देखो cos A मैंने निकालना, अब मुझे निकालना है cos B। फिर से वही बात, cos का फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला वो लिखिए, मेन फॉर्मूला क्या है हमारा, B अपॉन H। लेकिन इस बार एक्यूट एंगल आपका कौन बोल रहा है कि इस बार B है आपका, तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये तो B का काम खत्म, अब ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये हमारा कौन है बाबू, बेस बन गया। H कभी चेंज नहीं होता, तो cos B बराबर क्या निकलेगा, देखो परपेंडिकुलर इस बार कौन आया है, AC आया है, परपेंडिकुलर AC, और हाइपोटेनस तो मेरा जो था AB वो AB ही रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरा कौन आ गया, AC। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस बार BC आपका कौन था, BC था आपका परपेंडिकुलर में AC। चलो ठीक है, यहाँ पर बेस, अच्छा सॉरी बेस की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, बेस की बात। तो बेस इस बार आपका कौन है, यहाँ पर BC है, कौन हो गया, BC। तो मुझे cos B का भी वैल्यू पता चल गया, तो cos B मेरा आ गया BC अपॉन AB, cos A आ गया AC अपॉन AB। तो भैया हम क्या जानते हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है, cos A cos B का इक्वल है, तो आपको याद दिखाना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, चलो cos A का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, AC अपॉन AB। cos B का वैल्यू क्या है हमारा,
जल्दी से देखो बी सी अपॉन ए बी। अब यहां से देखो ए बी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी कौन है, ये वाला यानी ये साइड, और बी सी कौन है आपका, ये वाला, यानी दोनों साइड क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। हो गया, अब दो साइड इक्वल हो गया, दैट मीन्स उसके अपोजिट एंगल में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताओ तो क्या ए बी का ए सी का अपोजिट एंगल क्या ये बी नहीं है ना, बिल्कुल है। क्या ये बी सी का अपोजिट एंगल ए नहीं है ना, बिल्कुल है। देन वी कैन से, हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि इफ टू साइड्स आर इक्वल इन अ triangle, then opposite angles are also equal। ठीक है बच्चा, जिस भी ट्राइंगल का दोनों साइड आपस में इक्वल होता है, उसी साइड के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल क्या हो गया, बी, ये मेरा हो गया रूट। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक मैंने हर एक चीज को बारीकी से बताया आपको। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके बता देता, यहीं पे बी पी वी लिख देता, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, मेरा तो आंसर आ ही जाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। सिर्फ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से किया है, और अगर आपको समझना है, अच्छे से समझना है, देन मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बता दिया और काम खत्म, जी नहीं, आपको हर क्वेश्चन का समझना है, साथ ही साथ आपका एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट से ही मैथ बनता है। मैथमेटिक्स का यूज अगर आपको करना है ज्यादा से ज्यादा, तो उसका एक एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6। मैं हट रहा हूँ, आप इसे क्या करो, जल्दी से क्या करो, नोट आउट करो। ठीक है बच्चों, चलो देन आप जल्दी से इसे नोट आउट करो, मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ने वाला हूँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में कितना, 7 की ओर। ठीक है, फटाफट में वही काम करता चल जाऊंगा, कुछ फॉर्मूले से कुछ आइडेंटिटीज वगैरह आते रहेंगे, उस पर फोकस रखना कि क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको हर हालत में ध्यान देना है। मैं एक एक क्वेश्चन पर सोच रहा हूँ डिटेल करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था एक बार कि हर बार देखेंगे कि क्या 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 हुआ, आप कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सा साइड दिया और मुझे एक फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बार बार मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, जो चलो देखा जाए इसका। सबसे नंबर फर्स्ट में ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है क्या कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो आपको पहला जो वैल्यू निकालना 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये दोनों को हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है अच्छे से डिवाइड करके। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे इसे लॉन्ग करना चाहे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। 1 प्लस sin थीटा का वैल्यू अलग निकालो, 1 माइनस sin थीटा का अलग निकालो, 1 प्लस cos 1 माइनस cos का अलग निकालो, उसके बाद क्या करो, डिवाइड करो। अब मैं यहाँ करूंगा डायरेक्ट पुट, और आप क्लास 10th के बच्चे हो तो ऐसा नहीं कि आपको ये पता कि सर कैसे हो गई, नहीं, आप लोग हमसे समझदार बच्चे हो, और समझदार बच्चे अच्छे वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, और स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है ना। स्मार्ट वर्क हमारा मैथमेटिक्स में स्मार्ट वर्क रहेगा तो आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही हो और मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं। चलो अच्छी बात है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, चलो देखते हैं। क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, 7/8 दिया हुआ है। तो देखो कॉट को रिलेट करो जल्दी से, क्या होता है सर, तो होता है b/p। क्या होता है, b/p, यानी b का वैल्यू कितना है, यहाँ से निकाल दूं मैं अगर, तो पता चलेगा कि b का वैल्यू कितना है आपका 7 है, और p का वैल्यू कितना है बाबू 8 है ना। p/p tan का होता है, तो b/p कॉट का होता है। क्या चीज चाहिए, h चाहिए ना, h है ना, h चाहिए, h निकाल देते हैं। a से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड होता है इन राइट एंगल में, तो क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √113। ये मेरा h का वैल्यू है, बिलीव में होता है सर, तो आप कॉपी पर करके देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए इसका। तो देखो बच्चों, जब इसका वैल्यू में निकालना ही है तो क्यों ना मैं कोई आइडेंटिटीज यूज कर दूं, थोड़ी सी और सिंपल हो जाएगी, क्योंकि मुझे वैल्यू पूछा गया है तो मुझे वैल्यू निकालना है। तो क्या पूछा है, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। देखो तो आपको दिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b, दिख रहा है ना, a प्लस b और इंटू a माइनस b। अब फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होता है ना, ये हमारा क्या फॉर्मूला है। तो क्या हो गया, तो देखो तो 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस, तो सेम चीज लग रहा है। देन मैं क्या लिख सकता हूँ,
चूंकि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका पूरा का वैल्यू लिख सकता हूं मैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। बस इस पूरे का वैल्यू ये आया और इस पूरे का वैल्यू ये आया। अगर मैं अब यहां से चलूं तो कैसे बनेगा देखना, 1 के यहाँ पर 1 रहेगा, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी अपॉन एच होता है ना, पी अपॉन एच। चलो मैं आपके लिए इतना कर देता हूँ, पी अपॉन यहाँ पे एच है बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा। अपॉन नीचे आ जाओ, 1 माइनस बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है सर, इस पर स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ वो देखो, अब क्या कर रहा हूँ आगे देखेंगे, वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 माइनस 1 रहने दो, माइनस पी का वैल्यू देखो तो कितना है 8 अपॉन एच का वैल्यू कितना है अंडर रूट 113, इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का वैल्यू देखो कितना 7 और एच का वैल्यू कितना 113, तो भी रूट में मैंने इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर। फिर करेंगे सर कैलकुलेशन है 1 का 1, 8 का स्क्वायर करो 64, अंडर रूट 113 का क्या होता है सिर्फ 113, क्यों, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या होता है कैंसिल आउट होता है, क्लियर है। नीचे भी तो वही होगा सर, क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम तो देखो क्या निकल के आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है। यहां भी मैं क्या करने वाला हूं 113 माइनस 49 अपॉन 113, क्लियर है ना। मैंने एलसीएम लेके क्या और कुछ नहीं, 113 से 130 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जल्दी से सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से ना यहाँ कितना बचेगा 49 और नीचे घटाओ जल्दी से कितना बचेगा 64 बचेगा, कितना बचेगा 64 बचेगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो जल्दी से ये किसका वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया मेरे पास, ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दैट मींस हेंस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मेरा मेन क्वेश्चन ये था। उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मेन क्वेश्चन मेरा ये था, उसका वैल्यू क्या आया 49/64, दिस इज माय आंसर, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर में यही दिखा देता हूँ, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। सेकेंड में करता है कॉट स्क्वायर थीटा, दो बच्चे तो और सिंपल है, कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर दो तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना 7/8, इसका स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 49/64, यानी कि इसका भी वैल्यू मेरा क्या आएगा 49/64, ठीक है बच्चों। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 का दोनों क्वेश्चन था, सिंपल था, कुछ नहीं था। जल्दी से इसको क्या करो, जल्दी से छापो, वर्क हार्ड वर्क जरूर करो बच्चों, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो बनते जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई टेंशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में का पूरे क्लास 10 के मैथमेटिक्स में कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें मुझे जाननी पड़ती है, बिना जाने तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सो प्लीज जल्दी से आप इसे क्या करो सॉल्व करो, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर लेकर आऊं 8, 9, 10।